हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने देश के किसानों भाइयों और बहनों के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जो चिट्ठी कोई 8 पेज की है। इस चिट्ठी में उन्होंने जो देश में किसानों के द्वारा उन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए जो 3 कृषि कानून हैं, उनके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के दौरान ये लेटर उन्होंने जारी किया। और लेटर के साथ साथ केंद्र सरकार, जिसकी लीडरशिप बीजेपी करती है, उन्होंने पूरे देश में बड़े पैमाने पर जाके लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये कानून ठीक है और कैसे ये कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ने वाले जो संगठन हैं, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे गलत हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कृषि मंत्री जी इसी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि हमने बड़े पैमाने पर देश के बुद्धिजीवियों से, देश के संगठनों से, सबसे बात करने के बाद हमने ये 3 कानून बनाए हैं। अगर ये 3 कानून उन्होंने इस तरह से बनाए थे तो फिर अब दोबारा उनको इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि वो एक बड़े बड़े लेटर्स भी लिख रहे हैं और जाके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन भी कर रहे हैं। असल में बात ये है कि सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल इसमें नहीं लिखा है, वो ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि कानून, ये 3 कानून जो देश की सरकार ने बनाए हैं, ये कानून असल में उनके प्रीव्यू में आते ही नहीं हैं। बल्कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता ही नहीं है। वो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में मैं पैदा करता हूँ, पैदा करके मंडीकरण के लिए मंडी जाता हूँ, लेकिन मैं उसका कोई बिजनेस या ट्रेड या कमर्स नहीं करता हूँ। ट्रेड या कमर्स जो होता है वो होता है कि जब गेहूं या चावल, वो उसका आटा बन गया या उसका चावल बन गया पैडी का, उसके बाद जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड एंड कमर्स में आता है, जो कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं या देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उन्होंने पहले ही दिन ये उठाया था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये कानून देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी फेडरलिज्म के एलिमेंट है, उसको अनक्रोच करके केंद्र सरकार ने असल में ये एक ट्रेड एंड कमर्स के बहाने एक प्राइवेट पूंजी कैपिटल और बड़े कारपोरेट्स के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की है। यहाँ मैं ये बता दूं कि एग्रीकल्चर में पहले ही इनपुट्स जो हैं, उसमें फर्टिलाइजर है, मशीनरी है, उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स है, सीड्स है, ये पूरी मार्केट पहले ही कॉर्पोरेट्स के पास है। अभी कॉर्पोरेट जो हैं, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिनिश्ड गुड पूरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये जो बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे को असल में हमने तोमर साहब के साथ जो भी नहीं किया है, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये मुद्दे ऑलरेडी उनके साथ जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ हुई हैं, जब खेती बाड़ी मंत्री से हुई हैं, उसमें इन्होंने वो तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहली बात, एपीएमसी बाईपास एक्ट जो ये लेके आए हैं, एपीएमसी बाईपास एक्ट मतलब कि वो ये जो मंडीकरण का जो कानून है, इस मंडीकरण के कानून में उन्होंने इस तरह से ला रहे हैं कि जो पहली मंडियां हैं हमारी, जिसको हम सरकारी मंडी बोलते हैं, उस मंडियों को बाईपास करके कुछ प्राइवेट मंडियां एस्टेब्लिश की जाएंगी जो प्राइवेट प्लेयर्स की होगी। तो ये जो अपने आप में इस तरह की कोशिश है, मंडीकरण जब स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्यों सेंटर उसमें प्राइवेट मंडी को बीच में लाके खड़ा कर रहा है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ये तो मंडी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात होगी, लेकिन साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये मंडियां जब आएंगी, जैसे उदाहरण के लिए हम देश में ये आवाज उठाते आ रहे हैं कि देश में जिस तरह की मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में है,
ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे देश में बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट 100% गारंटी कुछ कमोडिटीज की पंजाब हरियाणा के किसानों को है, ऐसे ही एमएसपी मिलके पूरी 100% जो प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा या कानून बन के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदे और उसकी 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी की जाए। जब ये चीज हम कहते हैं तो इसमें असल में उन्होंने जो नया कानून लाया है इसके विरोध में है, तो उनको लगता है कि अभी नया, अब वो क्या कह रहे हैं कि नया कानून आएगा, इस नए कानून में आप जो भी संशोधन करवाना चाहते हो वो देख लो। क्या मतलब ये कि वो प्राइवेट मंडी में हम थोड़ा टैक्स लगा देंगे, प्राइवेट मंडी में कुछ सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेगी, या प्राइवेट मंडी और उसमें जो भी व्यापारियों और किसानों के बीच में कोई झगड़ा होगा उसको एसडीएम नहीं कोई और जुडिशियल कोर्ट उसको हल कर देगी, बल्कि उसमें थोड़ा सुधार करना चाहते हैं। लेकिन ये लाया ही क्यों गया? क्या इसकी जरूरत थी? क्या इसके अलावा दूसरे जो ऑलरेडी चल रहे थे उनको रिस्ट्रक्चर करके उसमें जो भी नुक्स थे उनको रिफॉर्म करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता था? दूसरा है कि ठेका खेती के बारे में। देखो, ठेका खेती का मतलब ये है कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आइए मेरी जमीन आप लीजिए और उस पर आप खेती कीजिए, या आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, आप मुझे इनपुट्स दीजिए और उस पर मैं खेती करूँ। दोनों ही तरह से ये दखल जो है एक प्राइवेट प्लेयर का मेरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इसका जरूरत क्या है? ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को उसका नाबार्ड बना हुआ है, उसके बड़े बड़े एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक हैं, वो अपनी जो जिम्मेदारी छोड़ के किसानों को एक सब्सिडाइज्ड लोन देने की बजाय, उनको सब्सिडाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बजाय, उनको सब्सिडाइज्ड इनपुट्स देने की बजाय वो क्या कर रहे हैं कि अब सरकार बोलती है कि हम छोड़ रहे हैं, आप प्राइवेट प्लेयर के पास जाओ, प्राइवेट प्लेयर आपको लोन भी देगा, आपकी फसल बीज भी देगा, आपके जो जमीन जो है उसका अगर वो आप उसको देते हो तो आपको कुछ ठेका भी देगा। अल्टीमेटली जो इसके होने वाला ये है, ये इसका मतलब ये है कि पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इस तरह से बना देना, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बड़े बड़े फार्म बनाएंगे, क्लस्टर फार्मिंग जिसको बोलते हैं। अब भारत जैसे देश में 60% से ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, उनका ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। वो ऑक्यूपेशन छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो अगर 100 किसानों का लैंड जो है एक बड़ा कोई कॉर्पोरेट ले लेता है तो 100 किसान उसके बच्चे कहाँ काम करने जाएंगे? क्या देश में कोई ऐसा सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर है, क्या सर्विस सेक्टर है, क्या इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ जॉब्स निकल रही हो, लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो? अगर वो नहीं है तो उसमें ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को मिली हुई है, इसको क्यों खत्म करना है? इसलिए तीसरा पॉइंट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये बहुत ही जरूरी इसलिए है कि लोगों को भूख से बचाने के लिए सरकार के पास अनाज जो है उसके काफी भंडारण होना चाहिए। लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डिल्यूट करके जो ला रहे हैं उसमें ये उसकी जो लिमिट है उसके और शर्तें जो है उसको डिल्यूट करके लोगों को बोल रहे हैं कि आप जितना मर्जी अनाज, सब्जियां, फ्रूट वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो ये जब अनाज, सब्जियां, फ्रूट वगैरह पेरिशेबल है या दूसरी जो भी है उसको स्टोर करने का रास्ता ये खोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश में जो बड़े, मतलब अभी देखिए कोरोना में कितने बड़े पैमाने पर लोग थे जो उनको ये जो फूड स्टफ्स के लिए, सब्जियों के लिए और चीजों के लिए जो स्टेट के ऊपर निर्भर होना पड़ा। अगर वो नहीं होते तो लोग कहाँ से खाते हैं? इसलिए इस तरह के ये जो 3 कानून है, असल में ये 3 कानून जो है एक ही इसका पर्पज है तीनों का, कि एग्रीकल्चर में जो किसान लोग हैं, छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, थोड़ा बड़े किसान हैं, उनको उनकी एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी उससे डेढ़ दिया जाए। अब नरेंद्र तोमर जी अपने पहले ही पॉइंट में बोले हैं कि हम ये बोलते हैं
कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, वो बोलते हैं ये झूठ है, एपीएमसी नहीं रहेगा, ये झूठ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एमएसपी मिल कहां रहा है? हम देर से बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये C2 50% लीगल राइट के तौर पर हर फसल में हर किसान को मिले और इसका लीगल राइट हो, वो अभी तक नहीं है। पंजाब में भी जो गेहूं और पैडी को छोड़कर कहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है? अगर ये चीजें इस तरह की, पूरा बिहार यूपी का पैडी जो है आके पंजाब में बिकता है, तो ये जो इस तरह की, बल्कि किसानों को इनकन्वीनियंस से गवर्नमेंट के कुछ कानून, सही कानून ना बनाने से, वो जो कानून लेके आ रहे हैं, इन कानूनों से लोगों को और भी बुरी हालत में फंसना पड़ेगा। कारण ये है कि कभी भी बड़े जो जिन लोगों का काम है प्रॉफिट कमाना, जो पैसा लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के ऊपर अपना अप्रिशिएट करने के लिए, कम से कम इतना हमको कैपिटल जो है अप्रिशिएट हो, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा कैपिटल लॉस में जाए। तो वो जो लोग हैं, उन लोगों को अभी खेती में लगे हुए लोग हैं, उनका कल्चर है, उनका रहने सहने का एक ढंग है, गांव में रहते हैं, परिवार पूरा एक साथ रहता है, और उसका पूरा एक केवल ये नहीं है कि उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो जाएगा, उनका पूरा सामाजिक सांस्कृतिक डिसमेंबरमेंट हो जाएगी। उनको कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि लोग जो हैं, उनका जो एक ऐतिहासिक, कल्चरल, एक सामाजिक जो ताना बाना होता है, वो भी बिखरने लगेगा। और ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लॉस जो होने जा रहा है समाज को, ये पहले हमने देखा शुगर केन में कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, लेकिन शुगर केन में भी कंपनी जो अपने ये जो शुगर मिल्स हैं, वो कहाँ किसानों को इंसाफ देती हैं? पेप्सी ने पोटैटो भिजवाने शुरू किए पंजाब में, संगरूर जिले में। वहाँ पेप्सी से किसान तंग आके उन्होंने पेप्सी के जो कॉन्ट्रैक्ट थे तोड़ के अपना बीज लेके अपनी खेती करनी शुरू की, और उन्होंने फिर पेप्सी को ही आलू भी दिया। मतलब कहने को मेरा मतलब है, इसी तरह गुजरात में पेप्सी ने करोड़ों रुपया किसानों को जुर्माना करवाया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ आलू का बीज था, उन्होंने बोला आपने चोरी से उठा। बल्कि उन्होंने, किसानों ने हमको बताया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खेती में इतना पैकेज, क्वालिटी कंट्रोल, दवाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और तमाम जो कंट्रोल है, इतना हार्ड होता है कि जिसको किसान को फॉलो करना काफी मुश्किल होता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तोमर जी के जो लेटर है, इस लेटर को पूरे देश के जो इसके बारे में जो चल रहा है पूरे देश में, पूरे देश के बुद्धिजीवी, पूरे देश के किसान संगठन, पूरे देश के जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इन कानूनों के बारे में, अदरवाइज तो देखिए ये किसानों का आंदोलन इतना बनना नहीं था। किसानों के संगठनों को इतना जो सपोर्ट मिल रहा है, उसका कारण यही है कि गरीब लोगों को भी ये लगता है कि इससे हमारी जो खुराक जो है, हमारी रोजी रोटी जो है, वो तीनों कानून में से किसी ना किसी तरह से उनको अफेक्ट कर रही है। इसलिए जब लोग समझ रहे हैं, जब संगठन समझ रहे हैं, जब दल समझ रहे हैं, जब व्यक्ति समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी ये समझ रहे हैं, तो मैं ये बल्कि आपके ये कहना चाहता हूँ कि आओ इस तोमर जी की इस चिट्ठी, या मोदी जी ने बात भोपाल में एक बड़ा भाषण दिया है, मैं हाथ जोड़ के, सिर निभा के और बहुत तहम्मुल से आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब जो चीजें हैं उनको ये जानना चाहिए कि अगर किसान और लोग देश के चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, तो आपको लेने में दिक्कत क्या है? सो अल्टीमेटली फाइनली मैं एक एक करके तो इनका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन नक्शल हम इनके तमाम जो हाँ, फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तोमर साहब, अगर आप ये बोलते हो कि ये कानून ठीक है, तो आपने वो 8 पॉइंट क्यों निकाले फिर इनको ठीक करने के लिए? अगर आप बोलते हो कि हमने सबसे डिस्कशन कर ली है, तो अमित शाह जी ने हमारी मीटिंग में क्यों कहा कि हमारी डिस्कशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पूरी डिस्कशन हम नहीं कर पाए किसान संगठनों के साथ, आप कर लेते हैं। यानी